सही होंगे। आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा। आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या बेटा? एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आवाज नहीं आ रही है तो फिर हम लोग देखेंगे आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या? ओके, आवाज आ रही है क्या सबको? एक बार जल्दी जल्दी आ जाइए। ओके, चलिए, आवाज आ रही है। ओके सर, आवाज आ रही है। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कैपेसिटर इनिशियली, कैपेसिटर का मतलब आप लोगों को बताया था क्या होता है। अच्छा, एक बच्चा मेरे को कमेंट कल मैसेज किया था। देखो, डिफाइन करने के लिए तो हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक बच्चा बोल रहा था सर Q इज इक्वल्स टू सी भी होता है। एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है, जो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है C। तो कैपेसिटेंस की क्या डेफिनेशन है सर? कैपेसिटेंस की क्या डेफिनेशन है? तो अगर हम ये बोले कि V की वैल्यू 1 ले लो, V की वैल्यू को 1 ले लो, या हाँ V की वैल्यू को 1 ले लो, तो Q इज इक्वल टू C हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि 1 वोल्ट अगर किसी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जितना चार्ज उसको देने के लिए, जितना चार्ज वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई भी बॉडी जितना चार्ज अगर आपका वो स्टोर कर सकती है, उसी वही उसकी कैपेसिटेंस होती है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो डेफिनेशन कई सारे हैं। मेरा देखो मेन फोकस ये रहता है कि देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो, मैं अभी आपकी थ्योरी की क्लास नहीं करवा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, थ्योरी करवाने के लिए जाऊंगा तो कैपेसिटर वन अपने आप में 8 से 9 लेक्चर में मैं पढ़ाता हूँ। जो मैं अपना बताता हूँ, 8 से 9 लेक्चर में मैं कैपेसिटर पढ़ाता हूँ। मिनिमम 9 लेक्चर लगते तो है, 9-10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है आरसी सर्किट तक भी। और 9 लेक्चर का मतलब होता है एक लेक्चर 1.5 घंटे। तो आप उस हिसाब से सोचो कि मैं क्या क्या चीजें बताता हूँ। अभी हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में मेरा ये रहता है कि थ्योरी पोर्शन को थोड़ा सा कम हम करें और क्वेश्चन का पार्ट को हम ज्यादा करें। इसलिए आपने देखा होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अवॉइड किया था और क्वेश्चंस वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था। साथ में यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ। उसी तरीके से अभी जेई मेंस का जो क्रैश कोर्स है उसमें भी आपका साउंड वेव चल रहा है, तो साउंड वेव में भी मैं यही कर रहा हूँ। मेन आपका जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीजें ज्यादा कराऊंगा। थ्योरी पोर्शन पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है वो तो बताऊंगा। तो वही मेरा यहाँ पे पैटर्न रहता है। तो आप देखोगे कि ज्यादातर चीजें मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर इतना ही जानते हैं, बस इतना ही पढ़ाते। नहीं, सर को बहुत चीज पता है। सर को बहुत चीज पता है, बहुत चीज आपको बता सकते हैं, लेकिन उतना आपके पास अभी टाइम नहीं है बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैं 25 से 30 लेक्चर में करवाता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 25 से 30 लेक्चर में करवाता हूँ। तो आपको मैं कितने लेक्चर में कराऊंगा? 5 से 6 लेक्चर में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से 6 लेक्चर में खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ, सारे वेरिएशन आपको कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज, एक बच्चा मेरे को बोल रहा था कि सर इतना ही करवाते, तो उसी का मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। क्रैश कोर्स से तो बेटा हमें चीजों को फास्ट करनी पड़ेगी। अगर अगले के अगले महीने अगर आप लोगों का एग्जाम हो जाए, तो बताइए आप कैसे करके ये करेंगे? तो यही चीज है बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए मुझे भी थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ता है। अब देखो, इतना स्लो चलते हुए भी हम लोग, मतलब एक तरीके से बोलो तो मैं 1 या 2 लेक्चर कैपेसिटर को, अगर तुम एक्चुअली में जाके देखोगे तो 2 लेक्चर असाइन किए गए कैपेसिटर को, लेकिन फिर भी हम 3-4 लेक्चर तक लेके जाएंगे। तो इसका इतना टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कल हम लोगों ने किया था कि किसी भी अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है तो किस तरीके से उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप सी इक्विवेलेंट निकाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा तो सभी में चार्ज सेम होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया तो सिंपल से चार्ज जो है कैपेसिटर के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ जाएगा, करंट के जस्ट अपोजिट। ये सब सारी चीजें कल डिस्कशन हो गई। अब जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही बताता, मान लो कि 3 कैपेसिटर है, 3, 4, 5, 6 जितना भी आपको लेना है। मान लो एक कैपेसिटर को इनिशियली आपने चार्ज कर दिया किसी बैटरी की हेल्प से, चलो ठीक है। अब उसको 2 कैपेसिटर के साथ या 3 कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा दिया, फिर एक नई बैटरी लगा दी। तो अब क्या हम सी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा के ये चीज कर सकते हो? तो मेरा आंसर है नहीं। आप इसको सी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा के नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे 3 कैपेसिटर है। क्या बेटा? 3 कैपेसिटर है। एग्जाम्पल के लिए 3 कैपेसिटर मैं दे देता हूँ। तो ये 3 कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने बैटरी से, नई बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराया था अपने क्लास नोट्स में, वही सेम क्वेश्चन में करा देता हूँ क्योंकि उसका मुझे आंसर पता है। बाकी आप लोग क्या आंसर निकालोगे? तो बीच वाले में चार्ज मैंने कितना दिया था? ये 3 माइक्रोकूलम है, माइक्रोफैरेड है, और इस पे चार्ज दिया था, इसमें दिया था +10 माइक्रोकूलम और इसमें -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये था 6 माइक्रोफैरेड का और ये था 2 माइक्रोफैरेड का। आई थिंक ये कितना था? 2 माइक्रोफैरेड का। इन दोनों में चार्ज 0-0 था, मतलब इसमें चार्ज 0, इसमें चार्ज 0, इसमें चार्ज 0, इसमें चार्ज 0। और हमने बैटरी कितने से कराया था? 50 वोल्ट से। तो आपको बताना है अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ होगा। मतलब आप फाइनली इस बैटरी को कनेक्ट कराने के बाद हर कैपेसिटर में चार्ज क्या रहा होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को बेटा, इस क्वेश्चन को कीजिए। अब आप ये नहीं कर सकते कि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो तीनों पे चार्ज सेम होगा, नहीं। मैंने क्या बोला था? तीनों इनिशियली अनचार्ज होने चाहिए, तब सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा के आप चार्ज को सेम करवा सकते हो। लेकिन यहां ऐसा नहीं लगेगा, बात याद रखिएगा। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अच्छा, सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे स्विच लगा दो। जैसे ही स्विच को बंद करोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? अबे ये +10 माइक्रोकूलम है या -10 माइक्रोकूलम है? करो बेटा, एक बार सोचो इसको। करंट, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, तो रूप रूल से सोचिए थोड़ा सा इसको। हिंट इज रूप रूल, हिंट इज रूप रूल। किरचॉफ सेकंड लॉ इज द आंसर। मैं आपको बहुत अभी बेसिक करवा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस तुम्हें भी पता है कि क्वेश्चंस के केस में मैं कोई मक्कारी नहीं बरतता हूँ। क्वेश्चंस आपको इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा कि आप भी मानोगे कि हाँ, ये चैप्टर मेरा एडवांस के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब तक आप एक बार कोई बता देना। बैटरी मान के नहीं बेटा, बैटरी मान के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो फिर उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चेंज हो जाएगा ना फाइनली। आपको मैंने एक हिंट दिया कि रूप रूल की हेल्प से कीजिए। अगर आप अभी मानोगे तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बैटरी लगाने के बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग हो जाएगा, तो वेरिएबल बैटरी बन जाएगा ना वो। कुछ भी आपको ना समझ में आए तो एक बात तो मान के चलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो डेल्टा यू का समेशन 0 होगा, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। अब बोलोगे साला किरचॉफ सेकंड लॉ तो तुम करंट में पढ़ाए थे, फिर यहाँ पे कैसे करा रहे हो? हमने किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ही था कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, सभी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम 0 के बराबर होना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे आप स्विच को बंद करोगे तो मान लो यहाँ का ये ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव कुछ चार्ज आएगा, तो यहाँ पे +q मान लिया। अगर पॉजिटिव +q माने तो सिंपल सी बात है कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तो यहाँ पे -q आ जाएगा। अगर यहाँ पे -q माने तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। These plates are isolated plates। ये दोनों प्लेट्स जो है जिसको मैं येलो से थोड़ा थोड़ा मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाली प्लेट जिसको मैं ऐसे येलो से पूरा ही मार्क कर देता हूँ, ये वाली प्लेट, ये दोनों प्लेट जो है और ये दोनों प्लेट जो है ये आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट मतलब कि इनका कनेक्शन बस इन्हीं से है और कहीं से ना वायर आ रही है ना वायर जा रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों प्लेट में अगर तुम ध्यान से देखो तो इनिशियली इसमें चार्ज 10 माइक्रोकूलम है,
तो फाइनली भी इसमें चार्ज 10 माइक्रो कूलम ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें फाइनल चार्ज खत्म हो जाएगा, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन हो जाएगा। लॉजिकल बात मैं कर रहा हूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि अगर यहाँ पे आपने माइनस क्यू डाला है तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियली कितना था, यहाँ पे जीरो जीरो चार्ज था और यहाँ प्लस 10 माइक्रोकूलम था। तो इसका मतलब है इनिशियली इन दोनों चार्ज, इन दोनों प्लेट में मिला के 10 माइक्रोकूलम चार्ज था। फाइनली भी इन दोनों में चार्ज मिला के 10 माइक्रोकूलम होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से सोचो तो यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ का चार्ज हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ का जो चार्ज हो जाएगा, इस वाले प्लेट का जो चार्ज हो जाएगा, अगर तुमने इस वाले प्लेट का माइनस क्यू माना है तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा प्लस क्यू प्लस 10। तो ध्यान से देखो, अगर ये प्लस क्यू प्लस 10 है तो लॉजिकल बात है कि ये आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू प्लस 10। ध्यान से देखिए माइनस 10 तो था, और ऑब्वियस ही बात है जितना पॉजिटिव चार्ज सामने वाले प्लेट में होगा उतना नेगेटिव चार्ज सामने वाले प्लेट में होगा। अगर इसमें इतना चार्ज है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा। ध्यान से देखो इन दोनों में इनिशियली चार्ज माइनस 10 माइक्रोकूलम का था, माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 0, तो इनिशियली इन दोनों प्लेट मिला के इसमें जो चार्ज था वो माइनस 10 माइक्रोकूलम का था। तो फाइनली भी इसमें वही चार्ज रहेगा, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो इधर से वायर आ रही है। जब वायर आ नहीं रही है तो चार्ज कहां से आ जाएगा, भगवान तो नहीं कि अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आपका क्यू चार्ज होगा, अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपके पास फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बचा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो बचा इसको कनेक्ट कराने के बाद में वो आपको बना के दिखाता हूं। वो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, इसमें प्लस ऑफ 10 प्लस क्यू, और इसमें माइनस ऑफ 10 प्लस क्यू, और इसमें प्लस क्यू, और इसमें माइनस क्यू। अब ध्यान से देखो, अब सबका ये 2 माइक्रोकूलम था, 2 माइक्रोकूलम ही था ना, 236, और ये दिस इज 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैरेड, सॉरी माइक्रोफैरेड, दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, और दिस इज 50 वोल्ट। अब कुछ नहीं, रूप घूम जाओ, यहां से स्टार्ट करो, यहीं आ जाओ। तो अगर आप ऐसे गए हो तो मतलब बैटरी में लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की ओर गए हो तो मतलब 50। अब देखो प्लस प्लस, अगर अब देखो ध्यान से देखना, तो मैं कैसे करके मूव कर रहा हूं, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वापस यहीं आ गया। तो ध्यान से देखो ऐसे जा रहा हूं, तो यहाँ पे प्लस वाले से नेगेटिव वाले चार्ज की ओर गया हूं, तो डेट इज माइनस ऑफ क्यू बाई सी, डेट इज माइनस ऑफ क्यू बाई 2। ध्यान से देखो चार्ज अपन इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, प्लस वाले से नेगेटिव वाले की ओर गया तो प्लस उसकी ये हो गया आपका माइनस ऑफ क्यू बाई सी। फिर ये कहाँ पे देखो प्लस वाले प्लेट से नेगेटिव वाले प्लेट की ओर गया हूँ, ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे लिखोगे प्लस ऑफ 10 प्लस क्यू बाई 2। ध्यान से देखो ये माइनस के साथ इतना आएगा, फिर इसी तरीके से इसको लिखोगे माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ से आपके क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो ध्यान से देखिए बीच वाले प्लेट में जो चार्ज है वो अलग हो जाएगा। अगर बीच वाले प्लेट में चार्ज अगर अलग हो जाएगा तो लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, कभी भी इनिशियली अगर चार्ज आ जाए तो फाइनली आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से ना किया करो, ठीक है। फाइनली अच्छा Q2 कर दिया क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है भाई, और ये 6 है, सॉरी क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 2 है, इसका 3 है और 6 है, तो इसका 2 लिखा बाई 3 लिखा, यहाँ बाई 6 लिखा, ठीक है, चलिए अब सही है। अरे तीनों में 2 नहीं होगा, 236 हो जाएगा ना, इसका 236 है कैपेसिटेंस। अच्छा ये बताइए समझ में आया, क्यू की वैल्यू आई थिंक कितनी आती है, क्यू की वैल्यू आएगी 140/3 माइक्रोकूलम। अरे ये कल क्लास में बताया था, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा ना, ये बताया तो था कल की क्लास में। अब ये Q की वैल्यू आ चुकी है तो देख लो इस प्लेट में, इस प्लेट में, इस प्लेट में, इस प्लेट में के सब में चार्ज अलग अलग आएगा, मतलब इन दोनों प्लेट्स में तो चार्ज सेम आया लेकिन इसमें अलग आ गया। तो यहां से कोई कंक्लूजन मत पाल लीजिएगा, मेरा आपसे यही निवेदन है कि कोई कंक्लूजन मत पाल लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि कैपेसिटर कुछ नहीं होता, अगर इसको आसान लैंग्वेज में समझे तो कैपेसिटेंस आपको बताता है, सी जो होता है वो आपको बताता है कि कोई एक कंडक्टर कितना चार्ज धारण कर सकता है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर इनफाइनाइट चार्ज धारण नहीं कर सकता, मतलब अपने आप में इनफाइनाइटली चार्ज नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, अगर तुम ध्यान से देखो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई सी। और तुम्हें पता है कि अगर Q इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा तो सिंपल सी बात है कि आपका पोटेंशियल भी इन्फिनिटी होना चाहिए। आप ध्यान से देखो कि सिंपल सी बात है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल इन्फिनिटी नहीं हो सकता और वो कभी भी इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही अगर इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज का लीकिंग होने लगता है। तो वो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा मैं आपको उतना डिटेल में नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन हाँ एक आइडिया आपको रहना चाहिए कि चार्ज लीकिंग होने लगता है, वो एयर्स के मॉलिक्यूल्स को ही ब्रेक करना चालू कर देता है। ये सब चलिए ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि कोई भी कैपेसिटर है, मतलब कोई भी एक मटेरियल है, जैसे मान लो कि एक कंडक्टर हो जाता है या कोई एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। आपको ये पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी कंडक्टर है उसको अगर तुम चार्ज दोगे तो वो जो अपने चार्ज जो है वो अपनी सरफेस पे ले आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने अंदर भी चार्ज ले आएगा, लेकिन वही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो उसको चार्ज दोगे तो सिंपल सी बात है, हो सकता है अपने अंदर भी लेके चल जाए। अब जिस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहो उस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए, कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो अपने चार्ज को अंदर बाहर ले आएगा, बाहर ले आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा तो सिंपल सी बात है एनर्जी जो स्टोर होगी वो बाहर में होगी, अंदर क्या उस मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। लेकिन वही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर उसके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर तो आप चार्ज रख ही सकते हो, तो इसका मतलब उस मटेरियल के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीजें आपने पढ़ा होगा। मान लो कि एक कंडक्टर, कोई भी मटेरियल मान लो, कंडक्टर मान लो या कुछ भी मान लो, ये मान लो इसमें Q1 चार्ज था, तो सिंपल सी बात है इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी। तो सिंपल सी बात है मान लेते हैं ये एक कंडक्टर था या एक मटेरियल था जिसपे Q1 चार्ज था और इसका कैपेसिटेंस C1 था। C1 का कैपेसिटेंस का क्या मतलब हो गया, इसका एक अकेले का कितना चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं है, यही मतलब है। अब अगर तुम दो म्यूचुअल ऑब्जेक्ट ले आओ, जैसे मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसमें क्या होता है कि दो मिलके, सिंपल सी बात है, इसके चार्ज करने की अलग कैपेसिटी, इसके चार्ज करने की कैपेसिटी अलग है। तो ये म्यूचुअल एक तरीके से दो मटेरियल मिला के अपना कैपेसिटेंस के बारे में बता, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए कि ये कंडक्टर, इसमें Q1 चार्ज था, इसका कैपेसिटेंस C1 था, ये आपको फील आ रहा हो। इसी तरीके से दूसरा मटेरियल है, इसमें Q2 चार्ज है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। इसको बहुत दूर पहले रखे थे, अब बहुत दूर रखे थे। अब क्या हुआ कि मान लो कि इन दोनों मटेरियल को अगर मान लो कनेक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दे, तो आपको ये बताना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैपेसिटर का है ही नहीं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता, चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, या आपको ये बोल दिया जाए कि इस कंडक्टिंग मटेरियल के, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, ये बता दीजिए। हीट का लॉस क्या होगा, सारी चीजें मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा इसमें कैसे निकालूंगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ाया नहीं हो, वो अगर अभी मैं पढ़ा दूंगा, अभी जस्ट पढ़ा दूंगा, तो वो भी आप बता दोगे कि हीट लॉस कितना हुआ। तो अभी तो पहले ये बताइए कि पहला आपको दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या, दोनों का फाइनली चार्ज क्या होगा, चार्ज कितना फ्लो किया गया होगा, सारा चीज। अब आपको क्या दे रखा है, चलिए दे देते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और C1 इज ग्रेटर देन C2, ये भी आपको दे रखा है। चलिए इतना आपको दे रखा है। हाँ, जब दो मटेरियल को आप मिलाते हो किसी कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू, एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू, तो कब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसका पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, मान लो कि ये आपका एक मटेरियल है जिसके अंदर चार्ज है कुछ, या इस पे चार्ज है और इसका C1 कैपेसिटेंस है।
तो सिंपल सी बात है, ये कुछ पोटेंशियल होगा, ये कुछ पोटेंशियल पे होगा, और इसका पोटेंशियल कितना होगा अगर तुम ध्यान से जाओ, इसका पोटेंशियल अगर तुम V1 मानते हो तो उसकी V1 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा Q1/C1। इसी तरीके से ये V2 पोटेंशियल पे हो जाएगा और जिसकी वैल्यू हो जाएगी Q2/C2। ये बात आपको समझ में आया? मतलब ये दोनों कंडक्टर या मटेरियल वो तो अलग अलग आपके पोटेंशियल पे। अगर आप जानते होंगे एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आप हाई पोटेंशियल पे रख दो, सुनना मेरी बात को, एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आप हाई पोटेंशियल पे रख दो तो उसका मूवमेंट किधर होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल करे, आपको अगर याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड के जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जाने पर पोटेंशियल घटता है। तो लॉजिकल बात है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके उल्टा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आने की कोशिश करता है। करंट के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, समझना मेरी बात को, करंट के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अच्छा, ठीक है, करंट के हिसाब से आप देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आने की कोशिश करेगा। कब तक चार्ज का मूवमेंट होगा, इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहीं पे अगर हाई पोटेंशियल है और कहीं पे लो पोटेंशियल है तो चार्ज का फ्लो जो होता है पॉजिटिव चार्ज का हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा। अब Q1 Q2 मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन एक बात पता है कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज भी ज्यादा रहा होगा। C की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो लॉजिकली ये इसका चार्ज भी ज्यादा रहा होगा। दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अगर दोनों का पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो एक बात पता चलेगा कि यहाँ का अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा। किस तरीके से होगा, इस तरीके से सोचिए कि चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि तुम खुद सोचो ना, जबकि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, क्योंकि हाई और लो रहेगा दोनों, तो सिंपल सी बात है चार्ज का फ्लो होता रहेगा। तो पोटेंशियल दोनों का सेम बना दिया। अच्छा, एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या बोल सकते हो, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये भैया चेंज तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चार्ज का फ्लो है हो सकता है यहाँ का चार्ज कुछ यहाँ चल जाए या यहाँ का चार्ज कुछ इधर आ जाए, लेकिन इन दोनों का चार्ज का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज कहीं से ना आ रही है ना कहीं से चार्ज लीक हो रही है, तो चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये बात पता चला Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब दूसरा क्या मैं मान लेता हूं, दोनों को कनेक्ट करवाने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। मैं मान लेता हूं ये भी V पोटेंशियल पे चल गया, ये भी V पोटेंशियल पे चल गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका कैपिटल Q1 आ गया और यहाँ पे जो चार्ज है कैपिटल Q2 आ गया। कैपेसिटेंस इसका C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था। तो अब एक बात बताइए कि अगर तुम बोलो दोनों का पोटेंशियल सेम आ चुका है तो क्या आप लिख सकते हो Q1/C1 इज इक्वल्स टू Q2/C2। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा। और आप एक चीज और जानते हो कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, स्मॉल Q1 प्लस Q2। तो क्या आप इसकी हेल्प से कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो? एक बात बताओ, क्या आप इसकी हेल्प से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? कि देखो Q1 प्लस Q2 के टर्म में आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। देख लो आंसर आ गया। अरे भाई ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? ध्यान से देख लो ना, Q1 Q2 के, अरे C1 C2 Q1 Q2 ये आपके कांस्टेंट मतलब कि पहले से दिए हुए थे। आपका वेरिएबल क्या है, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2, तो उससे आप निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा करना है कुछ होता नहीं है वैसे, जब मैं आपको सच बताऊं तो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 की इन दोनों की हेल्प से बताइए क्या आएगा। देखो ना, Q1 की वैल्यू लिख सकते हो, ध्यान से देखो, यहां से Q1 की वैल्यू लिख सकते हो, ध्यान से देखो, C1/C2 इंटू Q2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे Q1 की जगह पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 की जो वैल्यू होगी, Q2 की जो वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, सॉरी स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। इसी तरीके से Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, ये आपका आ जाएगा। अगर Q1 Q2 आ चुका है तो बताइए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो पोटेंशियल क्या है, V की वैल्यू है Q1 बाई C1 या Q2 बाई C2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए Q की वैल्यू, V की वैल्यू आ जाएगी, उसके C1 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज द आंसर। ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, वो दिया ही नहीं जाएगा। चार्ज लीक कर रहा होगा तो सिंपल सी बात है, चार्ज लीक कर रहा होगा तो वो केस आपको दिया नहीं जाएगा, चार्ज लीक करने का रेट आपको दिया गया होगा। उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो देखेंगे। क्या बाहर हो गया, अच्छा ठीक है। चलिए हो गया, अब सारा चीज आपको दिख रहा होगा क्योंकि बोर्ड कैमरा के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अच्छा अब एक बात बोलो, अब ये अगर आपको निकालना पड़ता, सुन लो मेरी बात को, कि इस वाले वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, तो क्या आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। देखो पहले यहाँ पे Q1 चार्ज था, अगर तुम ध्यान से देखो पहले यहाँ पे Q1 चार्ज था। अब उस Q1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, वो आप बता सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे Q2 चार्ज है, पहले Q2 चार्ज था, अब कैपिटल Q2 चार्ज है। तो देख लो चार्ज का डिफरेंस कितने का आया, चार्ज का जो डिफरेंस आया होगा वही तो फ्लो किया होगा। समझ लो, पहले Q1 की वैल्यू, पहले यहाँ पे चार्ज था Q1, अब चार्ज हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, ध्यान से देखो C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2 इतनी हो गई। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जो माइनस कीजिएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे Q2 की वैल्यू जानते हो और स्मॉल Q2 की वैल्यू जानते हो, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका, हाँ बेटा, अगर दोनों में चार्ज सेम रहा लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग हो गया तो सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, दोनों में चार्ज का फ्लो इसलिए होता है कि पोटेंशियल अगर अलग अलग आ जाए, इसका पोटेंशियल अगर मान लो यहाँ पे सेम चार्ज, यहाँ पे भी सेम चार्ज होता लेकिन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग आ रहा होता तो चार्ज का फ्लो होता, क्योंकि आपको पता है चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किस ओर से किस ओर होता है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो किस ओर से। शेप साइज पे थोड़ा डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी क्या था या उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या था। जो इसके पीछे का मैंने कोर कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस वाले के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया वो भी आप बता सकते हो। चार्ज का डिफरेंस ले लो ना, इन दोनों चार्ज का डिफरेंस ले लो या इन दोनों चार्ज का डिफरेंस ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों सेम आएगा। दोनों सेम आएगा तो वही चार्ज फ्लो किया होगा, क्योंकि यहां अगर मान ले कि यहां से जितना चार्ज यहां गया होगा उतना ही तो यहाँ पे चार्ज आ गया होगा। समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे देते हैं, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप कैसे करते हो। अब चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, देखो 3 कैपेसिटर था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो कि एक ये 6 माइक्रोकूलम का है, माइक्रोफेरेड का है, और ये कैपेसिटर जो है ये 2 माइक्रोफेरेड का है और ये 4 माइक्रोफेरेड का है। अब ध्यान से सुनना, इस वाले कैपेसिटर में पहले से चार्ज था, पहले से चार्ज कितना था, मान लो यहाँ पे -120 माइक्रोकूलम
और ये प्लस 120 माइक्रोकूलम। अब क्या किया, इन तीनों को ये इस तरीके से जोड़ा और इसको कनेक्ट करवा दिया, मतलब स्विच को बंद कर दिया। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सोचिए इसको कैसे करेंगे। अब तो 3 कैपेसिटर आ गया, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, सोचिएगा। ये सर्किट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आफ्टर स्विचिंग द क्लोजिंग द स्विच फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अगर वो बैटरी वाला क्वेश्चन समझ गए होगे ना, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन सोचिए कैसे करेंगे हम लोग। क्या लगेगा बेटा? अरे पिछला ही क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन किया था भाई। अगर तुम्हें याद हो ये वाला क्वेश्चन किया था, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, बस बैटरी जो है 0 वोल्ट की लगी हुई है। इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, मान लो। जैसे आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे चार्ज Q हो गया, एग्जांपल के लिए कुछ भी तुम मान सकते हो उस Q की। चलो यहाँ मैं मान लेता हूँ प्लस Q हो गया, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ प्लस Q हुआ है तो इस वाले प्लेट पे जो चार्ज हो गया होगा वो हो गया होगा 120 माइक्रोकूलम माइनस Q, क्योंकि इनिशियली इस दोनों, ये वाला जो दोनों प्लेट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये वाला दो वायर, ये वाला जो प्लेट है ये वाला और ये वाला, ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट मतलब दोनों सबसे अलग है। तो इसमें जो इनिशियली चार्ज था पहले 120 था इसमें और इसमें 0 था, तो सिंपल सी बात है फाइनली भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी इसमें चार्ज 120 होना चाहिए। तो अगर इसमें प्लस Q लिखे हो तो इतना लिखना पड़ेगा, और इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे चार्ज आएगा, डेट इज माइनस 120 माइक्रोकूलम प्लस ऑफ Q। माइनस लोगे तो फिर यही चीज दिखेगा। अगर यहाँ प्लस आया है तो उसी तरीके से यहाँ, अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो सिंपल सी बात है कैपेसिटर में अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आना ही पड़ेगा। क्यों प्लस आना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों भी तो आइसोलेटेड प्लेट है। अगर इसमें इन दोनों प्लेट में इनिशियली दोनों चार्ज मिला के अगर 0 चार्ज था, दोनों चार्ज का सम 0 था, तो फाइनली भी चार्ज का सम 0 ही होगा। तो इन दोनों में भी फाइनली देखो प्लस Q माइनस Q 0 हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देख लो इसमें पहले ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट दोनों को मिला के इसमें चार्ज का सम कितना था? माइनस 120 कूलम। और फाइनली भी देखो यहाँ माइनस 120 कूलम प्लस Q और यहाँ माइनस Q, तो आपका हो चुका है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात याद रखिएगा, अपने मन से कुछ मान मत लेना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
ये जो आइसोलेटेड प्लेट का कॉन्सेप्ट को करते हुए भी मानना। तो सिंपल सी बात है, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा दो। किरचॉफ्स लॉ लगा दोगे तो यहां से यहां तक गए, आप ऐसे करके घूम जाओ तो माइनस से प्लस की ओर गए तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ, आप लिखोगे प्लस 120 माइनस क्यू बाई इसका कैपेसिटेंस सी। अब देखो यहाँ प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर गए तो माइनस ऑफ क्यू बाई 2। अब यहाँ ध्यान देखो प्लस से नेगेटिव की ओर गए तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। तो ध्यान से देखिए इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई बैटरी उटरी है नहीं तो इस तरीके से हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ गया। हेडिंग डालिएगा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, अब देखो होता क्या है कि जब याद कीजिए कि दो कैपेसिटर को जब आप मिलाते हो तो दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाता है। जैसे मान लो ये कैपेसिटर था जिसको एक बैटरी से चार्ज किया, और जैसे मान लो कि इसमें इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसको V1 बैटरी से चार्ज किया। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कर लेते हैं, इस बैटरी को, इस वाले कैपेसिटर को V1 बैटरी से चार्ज किया, छोटा बनाते हैं थोड़ा सा जिससे बोर्ड में आ जाए। ये कैपेसिटर था C1 जिसको V1 बैटरी से चार्ज किया, V1 बैटरी से चार्ज किया। तो सिंपल सी बात है, इसमें C1 V1 चार्ज आएगा, इसमें आ जाएगा C2 V2 चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब एक दूसरा कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C2 था, इसको मान लो V2 पोटेंशियल वाले, V2 EMF वाले बैटरी से चार्ज किया। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा C2 V2, और इसमें आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस के साथ C2 V2, अरे सॉरी यहाँ माइनस के साथ आएगा ना, गलती किया है, यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा C1 V1, सॉरी। ओके, अब इन दोनों को अलग कर लिया, बैटरी से निकाल लिया। मतलब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ऊपर वाला इन दोनों को फिर कनेक्ट करवाना चाहते हैं हम, इन दोनों को ऐसे करके लेके आ रहे। अब देखो कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि C1 V1 और ये माइनस ऑफ C2 V2 है, सॉरी माइनस ऑफ C1 V1 है। ये वाला कैपेसिटर, ये इस वाले कैपेसिटर का ये प्लेट में चार्ज C1 V1 है और यहाँ पे माइनस ऑफ C1 V1 है। इसी तरीके से इस वाले कैपेसिटर में ये है C2 V2 और इसमें माइनस ऑफ C2 V2। अब इसको कनेक्शंस, अब इन दोनों को लगा दो। जैसे मान लो इन दोनों को कनेक्ट करवा दो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों आखिरकार क्या होंगे, क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों एक सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अरे ये एक कैपेसिटर था, ये एक कैपेसिटर था, अगर इन दोनों को कनेक्ट करवा दोगे तो लॉजिकल बात है दोनों सेम पोटेंशियल पे ही आएंगे ना लल्ला। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने इस तरीके से ऐड किया है तो आपको बताना है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने इस तरीके से ऐड कर दिया है, जैसे मान लो कि हो गया, अगर आपने इस तरीके से कनेक्ट करवा दिया है या ऐड कर दिया है तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। चलिए कीजिए इसको। इस केस में Vc क्या होगा, मतलब Vc मतलब कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल पे ही आ जाएगा ना। दोनों कैपेसिटर को अगर मिलाओगे तो सिंपल सी बात है दोनों का चार्ज का आदान प्रदान होगा और दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा।
हुआ। अगर तुम चेक करोगे तो क्या करोगे, वही केवीएल लगा दो, केवीएल लगा दो। तो मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, मान लो फाइनली क्या हो गया होगा, फाइनली यहाँ पे चार्ज जो है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पहले C1 V1 चार्ज था, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो आप लोगों ने किस तरीके से किया है पहले तो ये बताओ, पहले आप लोगों ने किस तरीके से किया है पहले तो ये बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आसान तरीका क्या कौन सा है। आप लोगों ने किस तरीके से किया है? एक को कर दूं तो आप दूसरा कर लोगे क्या, पहले ये बताओ। अगर एक को कर दूं तो क्या आप दूसरा कर लोगे? मुझे निकालना क्या है, कॉमन पोटेंशियल। इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, चलिए निकाल के देखते हैं। इस वाले केस के लिए निकाल के देखते हैं और इस वाले केस के लिए आप खुद से निकालिएगा। देखो मान लो पहले आपके केस में क्या था, अगर तुम ध्यान से दोनों कॉमन पोटेंशियल भी आ जाएंगे। ये बात तो पता है कि अगर दोनों दो कंडक्टर है, उन दोनों को अगर कनेक्ट करवाया जाए कनेक्टिंग वायर के थ्रू, तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पे चार्ज पहले था, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज चार्ज C1 V1 और यहाँ पे था माइनस ऑफ C1 V1 और ये था C2 V2 और यहाँ पे हो गया, अगर ध्यान से देखो, माइनस ऑफ C2 V2। ये पहले केस के लिए। फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, फाइनली दोनों कॉमन पोटेंशियल है। दूसरा तरीका वो भी है कि क्यू चार्ज ले लो, फिर किरचॉफ फर्स्ट लो, किरचॉफ सेकंड लो का यूज करो। मैं मान लेता हूँ कि दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ चुके हैं, तो ये मान लिया VC। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो बताइए इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा। इस वाले प्लेट पे चार्ज हो जाएगा C1 VC और यहाँ पे होगा माइनस ऑफ C1 VC और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा C2 VC और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा C2 VC माइनस के साथ। अगर तुम ध्यान से देखो, दीज प्लेट्स आर आइसोलेटेड प्लेट्स, ये दोनों सेम ही केस है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता है, इनिशियली यहाँ पे जो चार्ज का सम था या फाइनली भी वही होगा। तो यानी आप यहाँ लिख सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 शुड बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा C1 VC प्लस ऑफ C2 VC। ध्यान से देखिए, यहाँ से VC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 अपॉन V1 प्लस C1 प्लस C2। तो ये आपका हो गया VC की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। मेरा ये कहने का मतलब है, जब दोनों कैपेसिटर को जोड़ोगे तो दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगा, VC आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे अगर VC आ गया तो क्या आप बता सकते हो इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज हो गया और इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज होगा। हाँ, केवीएल से भी कर सकते हो, केवीएल से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि आप इस तरीके से भी कर सकते थे। मेरा क्या मतलब है, कई बच्चे क्या किए होंगे मैं आपको बता रहा हूं। कई बच्चे ये किए होंगे, ध्यान से सुनो, वो ये किए होंगे। देखो यहाँ पे प्लस Q चार्ज आया, ध्यान से देखो कि इसमें उन्होंने क्या किया होगा कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज आया, यहाँ प्लस Q तो यहाँ माइनस Q, और अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कर दोगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आ गया। अब इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओगे, उसके बाद Q की वैल्यू निकालोगे तो Q की वैल्यू वही आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इससे आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप सिंपल सी बात है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, तो चार्ज, इस पे चार्ज क्या आया अपॉन इसका कैपेसिटेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से इस पे क्या चार्ज आया अपॉन इसका कैपेसिटेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। ये करके देख लीजिएगा। समझ रहे हो? वैसे भी कर सकते थे जैसे आप सोच रहे हो, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। ये नया तरीका मैंने आपको बताया कि आप मान ही लो ना VC, और ये इसका कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं ना आइसोलेटेड प्लेट का। ये आइसोलेटेड प्लेट है तो इनिशियली इस पे चार्ज जितना था फाइनली भी इस पे चार्ज उतना ही रहेगा, वहां से डायरेक्ट आ जाता है। तो बताओ ये तरीका ज्यादा आसान है कि पिछले वाला तरीका ज्यादा आसान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बैटरी उटरी नहीं लगाना था बेटा, बैटरी उटरी क्या लगाओगे? बैटरी
ठीक है। अब उसी तरीके से जब उस माइनस वाले चार्ज के लिए निकालोगे तो C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, वहां पे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा देख लो ना, C1VC लिखे हो तो VC की वैल्यू निकाल चुके हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो इस पे चार्ज पता चल जाएगा। इसी तरीके से लिखो C2VC, तो ऑब्वियस सी बात है VC की वैल्यू निकाल चुके हो तो VC से मल्टीप्लाई कर देना। समझ रहे हो? तो ये आपका ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पे चार्ज क्या होगा, इस पे क्या चार्ज होगा, इसके निकाल सकते हो आप, ये याद रख सकते हो। अब ऐसे याद रख सकते हो, जब दो कैपेसिटर को हम लोग मिलाएंगे, दो कैपेसिटर चार्ज रहेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल चार्ज ऑन द वन साइड अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज द कॉमन पोटेंशियल। आप VC को आप लिख सकते हो टोटल चार्ज मतलब ये दोनों प्लेट को अगर मिला रहे हैं तो इन दोनों का चार्ज का सम क्या होगा अपॉन इन दोनों का कैपेसिटेंस का सम क्या होगा अपॉन C1 प्लस C2। आप ऐसे याद रख सकते हो। Q1 अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो Q1 प्लस Q2 हो जाएंगे, जो कि पिछला वाला केस में अगर देखो, पिछला वाला केस में देखो तो ये दोनों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों सम होंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो देखोगे कि पॉजिटिव वाले में नेगेटिव वाला घट जाए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप ऐसे याद रखा सको, भी कॉमन अगर दो के लिए देखा जाए तो टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2। अगर तीन के लिए देखा जाए, तीन के लिए करना तो फिर आप उस तरीके से क्या करो जो कि मैंने इससे पहले करवाया। ठीक है, ये समझ में आया? अरे भाई समझ में आया? अब हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर या स्टोर इन कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो ये आप कई केस के लिए निकाल सकते हो। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश को, बाद में इसका फॉर्मूला रट लेना। और इसका फॉर्मूला का ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन भी बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं। ओके, अगर हम ध्यान से देखें, मान लो कि ये कैपेसिटर है, जैसे मान लो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको मान ही लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस आपको, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, इस पे चार्ज आ गया, जैसे सपोज करो हमने इसको चार्ज किया, इस पे प्लस Q1 चार्ज आ गया, ऑब्वियस बात है यहाँ पे माइनस Q चार्ज आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D दे रखी है और इसका एरिया आपको A दे रखा है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन की बात करते हो तो आप बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया होगा इस प्लेट के अंदर, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो आप बता दीजिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूँ, बस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मान लो कि कैपेसिटर में किसी तरीके से आपने Q1 चार्ज और यहाँ पे Q2 माइनस Q चार्ज कर दिया और इसके बीच की डिस्टेंस D दे रखी है और एरिया A दे रखा है, और ऑब्वियस सी बात है बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया नहीं है, डाइलेक्ट्रिक अभी तक पढ़ाया नहीं हूँ, तो आप ये बताइए कि इसके बीच में मान लो कि एयर है, क्या है भैया, एयर है, एक तरीके से समझो, जिसकी परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे ये क्वेश्चन है, रट के रखे हो भाई, हमें पता है, निकालो ना इसको इंसान के तरीके से। कुछ चीजें नहीं बता रहा हूं तो सीख लिया कीजिए, वही चीज तो बोल रहा हूं। रट रखे हो हाफ CV², कभी जानने की कोशिश के लिए क्यों आता है, बस रट लिया हो गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, फॉर्मूला यूज मत कीजिए प्लीज। अगर तुम्हें पता होगा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अगर आपको याद होगा तो, अगर याद होगा तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम पे दिस इज द dE/dV,
अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज डीई बाई डी वी, मतलब एनर्जी स्टोर पर यूनिट, या आप इसको बोल सकते हैं डी यू बाई डी, एनर्जी को डी यू से लिख देते हैं, तो डी यू बाई डी वी मतलब दिस इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद होगा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली जो प्लेट है एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगी, और ये वाली प्लेट भी एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगी, और इसके अंदर जो इस वाले रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट का और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट का, दोनों एक दूसरे को ऐड हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। मतलब अगर आपको निकालना है ये पूरे वॉल्यूम में, अगर तुम ध्यान से देखो इस पूरे कैपेसिटर के अंदर हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, तो मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू क्या है भैया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट तो डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, दैट इज ए इंटू डी, ए इंटू डी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इतनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां से अगर तुम देखो तो ये आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो दिस इज हाफ ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ध्यान से देखिए यही है, क्यू की वैल्यू को एप्सिलॉन की वैल्यू को, तो ध्यान से देखिए इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये आपका एनर्जी स्टोर होता है। ये बात आपको समझ में आया? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को लिख सकते हो सी वी, तो हाफ सी वी स्क्वायर भी हो सकता है, हाफ सी वी स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, मतलब आप इसको लिख सकते हो किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, या आप बोल सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्यू भी बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब किसी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू भी बाई सी। तीनों चीजें लिख सकते हो, मतलब उस कैपेसिटर में कितना चार्ज है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को भी दिखा रहा हूं, और सिंपल सी बात है उसका कैपेसिटेंस सी बोल रहा हूं। इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो तीनों चीजें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहां से आप भी इंटू भी कर दो, सी भी को तो आप क्यू ही लिख सकते हो, क्यू भी बाई 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो होता क्या है, अब ध्यान से समझना। मान लो एक छोटा सा सिंपल सा केस लेते हैं, अब इसका डेरिवेशन की जहां तक बात आती है उसमें भी हम लोग बात करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा। अगर कैपेसिटर को आपको चार्ज करना है, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसको किसी न किसी बैटरी से आप कनेक्ट कराओगे, मतलब उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे। तो आप क्या करते हो कि एक बैटरी ले लिया, एक कैपेसिटर ले लिया, और इसको एक इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, अगर मान लो बैटरी से जस्ट आपने कनेक्ट करवाया है तो आपको पता है कि इनिशियली इस पे चार्ज 0 था, इस पे इनिशियली चार्ज 0 था।
तो मैं उसी तरीके से करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि अभी हमने बैटरी को कनेक्ट करवाया नहीं है, तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंसी, इसका ईएमएफ, ध्यान से देखिए, जो इसका ईएमएफ होगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आ चुका होगा। सिंपल सी बात है। किसी टाइम टी पे जैसे ही आप t = 0 पे इसको कनेक्ट करवाओगे तो अगले इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, किसी टाइम t पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये t = 0 था, t = t पे आप देखोगे कि होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलता है, यहाँ पे आता है। तो मैं मान लेता हूँ किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे चार्ज q है और यहाँ पे -q चार्ज है। सिंपल सी बात है, ये हाई पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल से हाई चार्ज कनेक्टेड होगा, लो पोटेंशियल से लो चार्ज कनेक्टेड होगा। सिंपल सी बात है। तो एक बात बताइए, मैं मान सकता हूं क्या, यहाँ से dq, या आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ से पॉजिटिव dq चार्ज यहाँ फ्लो हो गया होगा। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ से पॉजिटिव dq चार्ज यहाँ पे आ गया होगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते थे, यहाँ से -dq चार्ज यहाँ पे फ्लो हो गया। सिंपल सी बात है। अच्छा, इस इंस्टेंट पे इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, लॉजिकल बात है, और कुछ ना कुछ इसमें करंट रहा होगा, ये बात भी आप जानते हो। t = t पे ये कंडीशन रही है, ये बात सही है। ये ट्रांजिशन स्टेट की बात करता हूं, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, जब ये फुल्ली चार्ज नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? अगर तुम ध्यान से देखो, अगर एक पोटेंशियल आपको पता है, ध्यान से सुनना, एक पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, बेसिक डेफिनेशन। तो पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन करते थे, अगर आपको याद होगा, इस V1 से V2 तक किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाने पर जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब एक पॉइंट से, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो किसी एक यूनिट चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। अगर आपको याद होगा कि एक पोटेंशियल 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को अगर 1 जूल वर्क का, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को 1 जूल के ले जाने के लिए मुझे 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो उसी को हम लोग को उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये आप लॉजिकली जानते हो, समझ रहे हो? तो ये चीज मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप एक बात बताइए, इसी तरीके से बोलिए कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर गया dq, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है E। अगर तुम ध्यान से देखो, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो कि हमेशा मेंटेन करके रखेगा, E रखेगा। तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? अगर तुम लॉजिकली सोचो तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, उस टाइम इंटरवल dq इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज E। मतलब उस छोटे से टाइम अगर इंटरवल की बात करें 0 से t टाइम पे जितना चार्ज फ्लो कर गया होगा बैटरी के थ्रू, वही वर्क डन बाय बैटरी होगा। क्योंकि वर्क डन क्या होता है कि एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक ले जाने के लिए जितना आपको एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन समझो तो आप क्या होता है कि अगर तुम देखो डेल्टा V को आप लिख सकते हो वर्क डन बाय Q, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q को आप वर्क डन भी बोल सकते हो। उल्टा आप चलते हो तो वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा V V1 से V2 पोटेंशियल तक जाने, अगर आप एक चार्ज को V1 से V2 पोटेंशियल तक लेके जाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या बताएगा, वर्क डन की वैल्यू बताएगा। क्या पोटेंशियल का डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो dq इंटू ई अब डायरेक्टली लिख सकते हो, dq इंटू ई। अच्छा, इसका पोटेंशियल मैंने E बोल रखा था इस बैटरी का ईएमएफ, तो इसी को अगर आप फाइनली अगर तुम ध्यान से देखो तो फाइनली कितना चार्ज फ्लो कर गया t = 0 पे। अगर तुम ध्यान से देखो, इसी को इंटीग्रेट कर दो, इसी को इंटीग्रेट कर दो तो dq चार्ज होते होते कितना चार्ज यहाँ फ्लो हो जाएगा। ये फाइनली आपको, मुझे लग रहा है जहां तक, ये फाइनली जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर तुम इसको सोचो तो ये फाइनली जो आपको दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ दिखेगा EC और यहाँ -EC, और ये बैटरी आपकी। तो एक बात बताइए कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया। बैटरी के थ्रू मुझे लगता है EC चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आ गया होगा, या यहाँ से EC इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो फ्लो होके यहाँ आ गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो dq को जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, EC। तो दैट इज आप लिख सकते हो EC इंटू ई, दैट इज E² इंटू C। मैं आपको इस तरीके से याद करने नहीं बोलता हूँ। वर्क डन बाय द बैटरी आपका होता है QB इंटू EMF ऑफ अ बैटरी।
मतलब आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, क्यूबी क्या है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, चार्ज कितना फ्लो कर गया बैटरी के थ्रू, इनटू उस बैटरी का ईएमएफ क्या है, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। समझ रहे हो? मैं आपको ये याद करने बोलूंगा कि किसी भी सर्किट में वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है, दिस इज द चार्ज फ्लोन, ये याद रखिएगा, क्यूबी का मतलब है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, ध्यान से रखिएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, तो ये याद रखिएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज द वर्क डन बाय द बैटरी। जब वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव में भी हो सकता है क्या? हाँ, ऑब्वियस सी बात, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय द बैटरी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव में कब हो सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें, कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर की बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैपेसिटर की बात कैसे कर सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, अभी t इक्वल्स टू 0 पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। अब t इक्वल्स टू t पे ध्यान से देखना, यहाँ पे q चार्ज आ चुका है और यहाँ पे भी q चार्ज आ चुका है, ठीक है, q चार्ज आ चुका है, यहाँ पे भी q चार्ज आ चुका है, ठीक है। और इसको चार्ज कितना मिल रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो, इसको चार्ज मिल रहा है dq चार्ज। अब ध्यान से देखो, जब t टाइम पे इन दोनों पे q चार्ज आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अगर तुम ध्यान से देखो तो q/c होगा। तो एक बात सोचो, ध्यान से सोचो, आपने क्या किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो q/c है और चार्ज dq चार्ज को फ्लो करवा रहे हो दिस पोटेंशियल टू दिस पोटेंशियल। अगर तुम ध्यान से देखो तो आप क्या लिखोगे? अगर तुम सोचो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज होते हुए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध में जाते हुए भी आप चार्ज का फ्लो करवा रहे हो, dq चार्ज यहां से आया, ऑब्वियस बात है माइनस चार्ज, तो यहां से आप यहां की ओर चार्ज को फ्लो करवा रहे हो। फ्लो कौन करवा रहा है? बैटरी करवा रहा है भाई, बैटरी एनर्जी स्टोर कर रही है किसमें? कैपेसिटर में। तो सिंपल सी बात है q/c इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और चार्ज का फ्लो कितना हो गया? dq, नेगेटिव पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की। तो एक बात बताइए, इसमें आपका जो वर्क हुआ होगा, या आप इस तरीके से बोलो कि इसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो गई होगी, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होगी वो इस पे जितना वर्क हुआ होगा वही तो होगा ना। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा यू एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, जितना चार्ज फ्लो हुआ होगा इनटू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज आप इसमें लिख सकते हो dq, चार्ज फ्लो कितना हुआ dq, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डेल्टा v मानते हो और उस डेल्टा v को आप क्या लिखोगे? q/c, तो मतलब दैट इज q/c इनटू dq। और ऑब्वियस सी बात है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कीजिएगा? 0 से लेके q तक, और जो कि q की वैल्यू EC आपको दे रखी है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो दिस इज q²/2c, दिस इज द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जितनी एनर्जी, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, EC इज द चार्ज, तो देखो ये Q इंटू E आपका एनर्जी वर्क डन बाय द बैटरी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये EC क्या था? Q ही तो था। अगर तुम इसकी बात करो तो EC क्या था? आपका फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर में आ गया था उसको हम लोग Q मान ले, तो Q इंटू E इज द वर्क डन बाय द बैटरी। तो इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमेशा हर केस के लिए ये रटना मत, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हर केस के लिए इसको रट मत लीजिएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, वर्क डन बाय द बैटरी इस केस के लिए, इस सिंपल केस के लिए वो Q इंटू E है, वेयर Q इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी EC है जो कि Q के बराबर है, Q इंटू E है। लेकिन एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर है वो है q²/2c है। इसको और थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, q/2 इंटू q/c, और q/c को आप भी लिख सकते हो, q/c को भी लिख सकते हो या e भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है q/2 इंटू e, तो मतलब इस पे जो एनर्जी स्टोर है वो qE/2 है। तो आधी एनर्जी कहाँ चली गई? अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो एनर्जी स्टोर है आप उसको लिख सकते हो qE/2 भी लिख सकते हो, समझ रहे हो? मतलब वही बात है, q²/2c, या इसको लिख सकते हो ½ CV²,
जो कि मैंने आपको बताया, इसको लिख सकते हो QV/2 भी लिख सकते हो। तो ये तीनों जो फॉर्म है ये आपका एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर होता है। ये आप लोगों को याद ही रखना है कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये तीनों चीजों से आप तीनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है वो QE/2 है, QE/2 है। तो लॉजिकल बात है कि एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी QE है और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर QE/2 है। मतलब 50% ही एनर्जी स्टोर हुआ है कैपेसिटर में। जो वर्क डन बाय बैटरी ज्यादा है और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आधा है। तो आधी एनर्जी चली कहाँ गई? आधी एनर्जी हीट लॉस के फॉर्म में खत्म हो गई, सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर है उसमें खर्च हो गई। तो आपको अगर फाइनली अगर हीट एनर्जी निकालना है तो आप ये निकाल लो कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ सर्किट में, और एक्चुअली में क्या सर्किट में कितना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपका कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो चुका है। उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हीट लॉस कितना हुआ सर्किट में। तो इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस वाले केस के लिए मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, इस वाले केस के लिए, इस सिंपल से केस के लिए जितना बैटरी ने वर्क किया उसका 50% ही एनर्जी स्टोर हुआ कैपेसिटर में। ये याद रखिएगा, इस वाले केस के लिए मैं बोल रहा हूं। बाकी मैं आपको होमवर्क ये दे रहा हूं कि जितने भी केसेस आपको करवाएंगे, सुन लेना मेरी बात को, कि जितने भी केस कराएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं तो एक मैं आप लोगों को एग्जांपल के रूप में बोल सकता हूं। हाँ अच्छा, इसके लिए भी करके देख लेना, वैसे मैं इसको कराता हूं कोई दिक्कत नहीं। एक स्पेयर है, इस पे क्यू चार्ज है, कंडक्टिंग स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है, इस पे क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है। तो इसका बताइएगा इसमें इस पे एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी। सिंपल सी बात है, आप इसको कैपेसिटर के हिसाब से सोचोगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई होगी वो हो गई हाफ Q²/C। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते थे कि यहां से जाओ, एक छोटा सा r डिस्टेंस पे dr थिकनेस लो, dr थिकनेस लो। इस dr थिकनेस में जो एनर्जी स्टोर, अगर तुम इस dr थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो तो ये हो जाएगा कि KQ/R²। ध्यान से देखिए, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक कंडक्टिंग स्फीयर से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर आप लगा दीजिएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E², इस छोटे से वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर हो गई होगी, इनटू dV। dV इज व्हाट? वॉल्यूम। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। इसी को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, E की वैल्यू भी आप लिख लीजिएगा और dV में भी आपका E आएगा। तो सिंपल सी बात है, वहां से जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे भी आप निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सर बोल के निकल लिया, नहीं, ऐसे भी आप निकाल लेते तो आपका यही बनता है। ठीक है। और C आपका कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर आपको याद होगा कि आइसोलेटेड प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है, अगर तुम ध्यान से देखो R रेडियस का है तो वो आपको याद होगा, कल ही बताया था 4πε0 × R, डेट इज R/K। कल बताया था R/K इज द कैपेसिटेंस, आपको याद होगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वायर कितना भी रहे, वायर कितना भी स्मॉल रहे, इतना फास्ट करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। बाद में आप लोग देखिएगा कि करंट की मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी जो है लॉस हो ही जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी जो दो तीन केस बताया था, याद करो, ऐसे करके एक केस बताया था। तो आपको बताना है कि इस वायर के थ्रू हीट लॉस कितना हुआ होगा, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ध्यान से सुनो, ये दोनों जो प्लेट जो था, जिन दोनों को याद करो VC में लेके आया था, आपको बताना है कि इन दोनों प्लेट को मिलाने के बाद कितना एनर्जी, हीट लॉस के फॉर्म में कितनी एनर्जी चली गई होगी। तो वो कैसे निकालोगे? इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, इसमें कितना रहा, जो फाइनल पोटेंशियल, इसमें इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर हुई होगी, इसमें भी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई होगी। अब देख लो फाइनली इसमें कितनी एनर्जी स्टोर रही, इसमें भी फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर रही। जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, इनिशियली एनर्जी टोटल में इन दोनों में कितनी स्टोर थी, फाइनली कितनी इन दोनों में एनर्जी स्टोर है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हीट लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी आएगा नहीं। तो लॉजिकल बात है, तो आप ये लिख सकते हो।
तो मैं एक बात अगर आपको बोलूं तो किसी भी सर्किट के लिए आप लिख सकते हो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। ये याद रखिएगा, किसी भी सर्किट के लिए ये तो सिंपल सर्किट है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये चीज आप लिख सकते हो। डेल्टा यू मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, और हीट लॉस क्या है? हीट लॉस इन सर्किट। ये हीट लॉस क्या है? इन सर्किट। तो याद रखिएगा किसी भी सर्किट के लिए जो वर्क डन बाय बैटरी होता है वो दो चीजों में बढ़ता है। पहला हीट कैपेसिटर में एनर्जी के स्टोर के रूप में आ जाएगा, प्लस हीट लॉस के रूप में। अब ये एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो तो तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा, अगर तुम्हें यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इस सिंपल से केस के लिए अगर तुम याद करो तो वर्क डन बाय बैटरी क्या है? QE। और एनर्जी स्टोर कितनी है अगर तुम ध्यान से देखो तो वो क्या है? QE/2। तो मतलब हीट लॉस कितना हो जाएगा? QE/2, क्योंकि आधी एनर्जी कहाँ चली गई? बैटरी ने जितना वर्क किया वो वर्क कहाँ गया? एक तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करा दिया और बाकी का जो एनर्जी है वो हीट लॉस के फॉर्म में चला गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस केस में हीट लॉस हो जाएगा वो QE/2 हो जाएगा, क्योंकि हीट लॉस की वैल्यू QE/2 होगी और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर भी QE/2 है। तो दोनों को ऐड करोगे तो जो कि वर्क डन बाय बैटरी के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मैंने एलोबरेट कर दिया, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। ऑब्वियस बात है, कई सारे बच्चों को बोल रहा है क्या सर बार बार एक ही बात बता रहे। कोई बात नहीं, मैं देखो इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि एक जो लो लेवल का भी बच्चा हो जिसको कि कुछ नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाए। मेरी ये थिंकिंग रहती है, इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, थक गया हूँ बोलते बोलते। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, हमेशा मैं आपको बोला हूँ कि आपको हमेशा ये नहीं मानना है कि 50% हीट लॉस होता है। नहीं, जैसे एक बच्चे ने बोला था कि 50% हीट लॉस हो जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सर्किट चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि वर्क डन बाय बैटरी का 75% भी हीट लॉस हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का सिस्टम है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।